विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होते हैं? विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति। देखिए, विधानसभा तो आप जानते हैं, आप चुनाव मतदान करते हैं। आप लोग कितने लोग मतदान किए हैं लोकसभा या विधानसभा चुनाव में? आप किए हैं या पंचायत चुनाव में? अरे भाई 18 साल से ज़्यादा तो आप सब होंगे ना। किनके 18 साल से कम है? 18 साल। तो चलिए वोटर ID कार्ड बनाइए, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव। क्योंकि भाई देखिए, गाली देने का अधिकार उन्हीं को है जो चुनाव में मतदान करता है। जैसे होता है ना गांव में यही, जैसे गांव में प्रसादी होता है, जैसे आप पूजा किए, आप सरस्वती पूजा कर रहे हैं, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति चंदा दिया, एक व्यक्ति चंदा नहीं दिया है, और जो चंदा नहीं दिया वो आकर रहे प्रसाद तुम कम दिए, अच्छा नहीं बना है, सजावट अच्छा नहीं, तुम आपको गुस्सा चलेगा कि नहीं? आप क्या कहिएगा? ये प्रसाद में खाली तुम जो चीनी और दे दिए, चीनी गुड़ दे दिए, देते आराम से फल फूल देते, तो आपको गुस्सा चलेगा कि नहीं? तो बोलने का अधिकार उसी को है जो चंदा दिया है। इसीलिए आप सरकार को गलत सही तभी सिद्ध ठहरा सकते हैं जब आप मतदान किए हैं। आप मतदान कर नहीं रहे, मेरा क्लास छूट जाएगा, मेरा ये छूट जाएगा, मेरा वो छूट जाएगा, तो आप एक राज्य के लिए, एक देश के लिए अपना छोटा सा काम नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है कि नहीं? अगर उम्र है तो मतदान जरूर कीजिएगा। देखिए, विधानसभा में तो मतदान डायरेक्टली हो जाता है, जो आप लोग देखते हैं। यहाँ विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? तो देखिए, इसमें हम लोग कई कैटेगरी में बांट देते हैं। जिससे 1/3 सदस्य, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? विधान सभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। बाकी और 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? नगर पालिका, जिला परिषद एवं अन्य निकाय के सदस्यों के द्वारा, अन्य निकाय के सदस्यों के द्वारा। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय में पंजीकृत स्नातकों के द्वारा। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा, सरकारी शिक्षकों के द्वारा होता है। और बाकी यानी 6 सदस्य, यानी 1/6 सदस्य किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। वो भी किस क्षेत्र से? शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक सेवा एवं कला के क्षेत्र से। देखिए ऐसे समझिए, बिहार में कितने सदस्य हैं लोकसभा विधानसभा परिषद? 75। तो 1/3 यानी 25 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? विधानसभा सदस्यों के द्वारा नियुक्त करेंगे। फिर 25 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? जिसे नगर निगम से ये महापौर सब बने हैं, विधान पार्षद बने, जिला परिषद बने, ये सब नियुक्त करते हैं। अब कितना? 50 तो नियुक्त हो गए। 1/12 कितना हो गया? 75 का 1/12 लगभग 6 से 7 है कि नहीं? 7। तो 7 सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? जो भी यहाँ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लड़कों के द्वारा चुने जाते हैं। और फिर 6 से 7 सदस्यों की नियुक्ति
सरकारी शिक्षकों के द्वारा किए जाते हैं। और बाकी जो बजाय 1/6, तो 1/6 की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल कहाँ से चुनते हैं? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, लोक सेवा से, कला से, समझे? शिक्षा के जगह पे विज्ञान ऐसे कहते हैं, हाँ विज्ञान से, विज्ञान है ना, विज्ञान, स्वास्थ्य, लोक सेवा एवं कला के क्षेत्र से चुनते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा डिटेल वो खास वो जरूर याद रखना पड़ेगा। राज्यपाल के द्वारा कितने चुने जाते हैं? 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य स्नातक द्वारा और शिक्षकों के द्वारा, और 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा, और 1/3 सदस्य किसके द्वारा? नगरपाल के द्वारा। और इसके अलावा आपको जो याद रखना है, वर्तमान विधान परिषद सभापति कौन है बिहार का? कौन है? अवधेश नारायण सिंह। और प्रथम जो थे विधानसभा सभापति वो थे राजीव रंजन प्रसाद। और वर्तमान विधान परिषद उपसभापति कौन है? परिषद उपसभापति वह राम बच्चन राय। ये भी आपको याद रखना है। देखिए लोकसभा है, लोकसभा कहाँ? केंद्र पे है ना। तो ये है, यहाँ पे बताइए आप लोग, बिहार में कितने लोकसभा सीट है? 40। यानी बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है। कितने हैं? 40। ये जरूर याद रखिएगा, बिहार में लोकसभा सीट कितने हैं? 40। जिस 40 में से 6 सीट जो है ये एससी के लिए आरक्षित है। एससी यानी अनुसूचित जाति। कितने सीट आरक्षित है एससी के लिए? 6 सीट। और ये 6 सीट कौन से, ये आपको याद रखना है। यानी 40 सीट है जिसमें से 6 सीट आरक्षित है एससी के लिए। वो है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, सासाराम और जमुई। ये 6 सीट जो है ये एससी के लिए आरक्षित है, अर्थात यहाँ पे केवल एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। तो कुल 40 लोकसभा सीट है बिहार में, जिसमें से 6 सीट किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए। बाकी एसटी के लिए कोई आरक्षित नहीं है। हाँ, अब अगला सवाल पूछा जाता है, जो अभी देखिए चुनाव तो 2024 में हुआ है ना, तो 28 तक और 29 तक तो यही सरकार चाहिए, लोकसभा चलेगा, तो अगले 4 साल तक के लिए आपके लिए क्वेश्चन तो फिक्स है। तो ये बताइए, अभी जो लोकसभा में बिहार से कितनी महिलाएं हैं? हाँ, और अभी तक का सबसे ज़्यादा है, यानी लोकसभा में वर्तमान में बिहार की महिलाएं कुल कितने हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? मीसा भारती, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, लवली आनंद, वीना सिंह और शांभवी चौधरी। तो कुल कितने हैं? 5 महिला सांसद है बिहार से।
मीसा भारती आरजेडी, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और लवली आनंद जदयू से, और ये दोनों किससे है? चिराग पासवान की पार्टी रालोसपा से, लोजपा से। तो बिहार की लोकसभा में क्या क्या याद रखना है? बिहार से कुल कितने सीट है? 60 सीट है, जिसमें 6 ये सीट आरक्षित है एससी के लिए, बाकी 5 महिलाएं अभी लोकसभा में। अच्छा महिला सर एससी कैंडिडेट में रिजर्व कर सकती है अगर यहाँ से लड़ेगी तो, अगर समस्तीपुर से कोई महिला लड़ेगी तो एससी महिला ही लड़ेगी। लेकिन बाकी जगह से सब लड़ सकता है। सामान्य सीट क्या है, वहाँ सब लड़ सकते हैं, वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो, महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, कोई भी लड़ सकता हो। लेकिन जो एससी के लिए आरक्षित है वहाँ पर केवल एससी होगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। यहाँ पे कोई महिला जनरल खड़ी नहीं हो सकती, यहाँ खड़ी होकर महिला भी खड़ी होगी तो उसको एससी ही होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर कोई व्यक्ति है जनरल, उसकी पत्नी है ओबीसी, तो वो महिला जनरल हुई कि ओबीसी हुई? एससी हुई, ओबीसी। और उसका पति, तो क्या उसका पति ओबीसी सीट पे लड़ सकता है? नहीं लड़ेगा ना। तो याद रखिएगा, पति पत्नी अलग अलग जाति का है तो अलग अलग कास्ट का हो जाएगा। अब आते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने सदस्य बिहार से? बिहार से राज्यसभा में कितने सीट है? 16 है। यानी बिहार से राज्यसभा सदस्य की संख्या जो है 16 है। ठीक है। और इसमें कोई आरक्षण नहीं होता है, और इसमें केवल एक महिला है जिसका नाम है धर्मशिला गुप्ता, बीजेपी से। धर्मशिला बीजेपी से। तो याद रखिएगा, लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है बिहार से। 5 महिलाएं हैं लोकसभा में और 1 महिलाएं हैं राज्यसभा में। तो इस मिलाकर के पूरे सांसदों की संख्या कितनी महिलाओं की है? 6, 5 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। तो लिखिएगा, देखिए उच्च न्यायालय। अभी तक हम लोग राज्यपाल के बारे में देख चुके हैं। ठीक है। बाकी जो भी डीपली टॉपिक है वो आपको पॉलिटी में चलता जाएगा। तो एक ही साथ 2-2 टॉपिक इतना समय क्यों बर्बाद करना है। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायपालिका है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाँ 25 उच्च न्यायालय। ठीक है, जिसमें से एक पटना भी है। तो पटना उच्च न्यायालय है, तो इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1900। एक बार डायरेक्ट यही पूछ दिया था, पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? तो 3 फरवरी 1916। ठीक है। अब देखिए, आपको पता है न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, तो केंद्र स्तर पे कौन है? उच्चतम न्यायालय, या इसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। इसके बाद जो है हर राज्य स्तर पे कौन सा है? उच्च न्यायालय। इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, जिसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट सारे आ जाते हैं। तो उच्च न्यायालय जो बिहार के लिए कौन सा है? पटना उच्च न्यायालय। और इसकी गठन कब हुआ? 3 फरवरी 1916। अब देखिए इनका काम क्या है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये हम लोग पॉलिटी के विषय में देखेंगे। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, जो पटना हाईकोर्ट जो है, वर्तमान में इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। वर्तमान में इनका मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है विनोद चंद्रन। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद चंद्रन। अब वर्तमान पूछेगा तो साथ में पहला मुख्य न्यायाधीश तो याद रखना ही पड़ेगा ना। पहला यह है वर्तमान। पहला मुख्य न्यायाधीश
यानी 1916 की बात है। 1 मार्च 1916 से काम करना शुरू किया था। तो कौन थे? इनका नाम था, बड़ा है, एडवर्ड मेनर्ड कैमियर। ठीक है, ये इनके पहले मुख्य न्यायाधीश है। तो ज़्यादा कुछ नहीं देखना। 3 फरवरी 1916 को गठित हुआ है। वर्तमान में कौन है ये बदलते रहता है, ये करंट का इशू है और ये तो फिक्स ही है। इसके बाद पूछा जाता है वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश है हाईकोर्ट में? देखिए 29 न्यायाधीश है, यानी जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है और इसके अलावा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश। कहने का मतलब क्या है? हर राज्य में या उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे ये फिक्स रहता है, मतलब ये तय करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा तय होता है। अब क्या है, 29 न्यायाधीश तो है ही जो रेगुलर है, लेकिन 14 एडिशनल इसलिए है क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा केस हो जाता है तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो आपको पता है उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो आपको इस विषय में देखना कितना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद चंद्रन। पहले मुख्य न्यायाधीश ये थे और अभी उसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं? 29 न्यायाधीश है और 4 या 14 अतिरिक्त न्यायाधीश है। क्लियर है? जो मेन न्यायाधीश होता है इनका वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपया प्रति माह। और जो अतिरिक्त न्यायाधीश होता है इनका होता है 2,25,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, इतना चीज़ आपको इसमें याद रखना। देखिए लंबा वीडियो नहीं बनेगा, 15 मिनट तक का वीडियो बनाइएगा। देखिए ये आप लोगों को बिहार पॉलिटी में लास्ट टॉपिक है। बाकी देखिए महाधिवक्ता और क्या है, आपको बस करंट में उसका नाम याद रखना, जो आएगा उसका नाम याद रखना है। बाकी डिटेल जो हम लोग राज्य की कार्यपालिका देखेंगे वहाँ महाधिवक्ता का पूरी डिटेल में चर्चा कर देंगे। ठीक है, कौन है ना। अब आते हैं स्थानीय प्रशासन। देखिए भारत में 3 स्तरीय प्रशासन है। केंद्र स्तरीय जहाँ आप देखते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद संभालते हैं, राज्य स्तरीय और एक होता है स्थानीय प्रशासन। और स्थानीय प्रशासन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे, और एक होता है नगर पालिका। इसे आप कह सकते हैं पंचायती राज कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? पंचायती राज। इसको कहते हैं नगर पालिका। क्या कहते हैं? पंचायती राज और नगर पालिका। तो अब देखिए पंचायती राज की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 40 में आप लोग पढ़े होंगे, इसमें क्या कहा गया था? ग्राम सभा का गठन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया था? पहले हम लोग पंचायती राज को देखते हैं, फिर आएंगे नगर पालिका पे। पंचायती राज में आपने पढ़ा होगा 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993। और इसमें कहा गया जो पंचायती राज का एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? अब देखिएगा इसके तहत भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक किसकी चर्चा की गई है? पंचायती राज की। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में ए से लेकर ओ तक। तो अब देखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला कि नहीं? संवैधानिक दर्जा करने मतलब संविधान में उसका जिक्र कर देना। अब ये कानूनी रूप से है और इसके तहत इनको कितने विषय मिले? 29 विषय। यानी 29 विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? पंचायती राज को। तो इसे सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया 1993 में। इसमें क्या कहा गया? भाग 9 का अनुच्छेद 243 में ए से लेके ओ तक पंचायती राज का जिक्र किया है।
जिसके कारण ये क्या हो गया, संवैधानिक संस्था हो गया। और इसमें इसको कितना विषय दिया गया है, 29 विषय। यहाँ तक क्लियर है। और ये भी कहा गया जो पंचायती राज किसका विषय है, राज्य का। किस चीज का विषय है, तो राज्य सरकार इसका नियंत्रण करेगी पंचायती राज का। यानी पंचायती राज के चुनाव कब होगा नहीं होगा इसके निर्णय कौन लेता है, राज्य सरकार। क्योंकि राज्य सरकार ही चुनाव कंडक्ट कराती है ना। क्यों, क्योंकि राज्य सूची का विषय है। क्लियर है। 73वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक पंचायती राज को दिखा गया है, जिसके कारण ये संवैधानिक संस्था हो गया। और कितने विषय है, और ये किसके अंदर दिया गया है, यानी राज्य सरकार को कहा गया है आपका अधिकार है जो पंचायत में चुनाव कराए। और इस आधार पे जो है पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, पंचायती राज को 3 भागों में। बता सकते कौन कौन, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, और उसके ऊपर जिला परिषद। यानी पंचायती राज 3 स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पे, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये था इसमें कहा गया। ठीक है। पंचायती राज कितने स्तर पर होगा, 3 स्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इसी को आधार बना करके 2006 में बिहार सरकार ने एक कानून बनाया, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। भाई राज का विषय था, बिहार ने भी बना दिया अपना कानून, इसको ध्यान में रखते हुए। और पंचायत को 3 स्तर कर दिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। ये चीज नाम सुनेंगे ना आप लोग, तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए हम लोग आते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम। तो यहाँ पे पंचायती राज 3 स्तर पे है। एक होता है ग्राम स्तर पे, कौन है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद, जिला परिषद। ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा आप ये बता सकते ग्राम और पंचायत में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही है? अच्छा सिंपल सी बात बताते हैं, चलिए पीछे 2 से पूछते हैं। आपका गांव का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है? पंचायत। क्या दोनों अलग कैसे हो गए फिर? तो दोनों में अंतर क्या, ग्राम और पंचायत में अंतर क्या है? हाँ, पंचायत गांव का समूह है। जनरली पहले एवरेज 5 गांव से मिलकर के एक पंचायत बनता था, लेकिन अब तो 5, 10, 20 जितना बन सकते कोई जरूरी नहीं है। तो पंचायत क्या होता है, ग्राम कई गांवों को मिलकर पंचायत बनाया जाता है। और ग्राम पंचायत जो होता है इसका प्रमुख कौन होता है? मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? मुखिया। इसी तरह क्या है, प्रखंड स्तर पे जो होता है हेड कौन होता है? पंचायत। पंचायत कौन से? पंचायत समिति। इसका हेड कौन होता है? प्रखंड प्रमुख। ठीक है। और जिला स्तर पे जिला परिषद, और इसका अध्यक्ष होता है जिला परिषद अध्यक्ष, परिषद अध्यक्ष। तो देखिए ये हो गया स्तर, ये हो गया संस्था, ये हो गया प्रमुख। ठीक है। और ये हो गया इसका सचिव, यानी इसकी सहायता देने के लिए कौन होते हैं? तो पंचायत स्तर पर मुखिया की सहायता देने के लिए कौन होते हैं? ये तो हो गया आपको चुन के आता है ना, एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी होता है ना। तो भाई मुखिया तो अनपढ़ गवार भी हो सकता है, तो उसको सलाह देने के लिए कौन होते हैं?
पंचायत सचिव। नाम सुना होगा आप लोगों ने? पंचायत मूवी आए थे कि देखे थे कि नहीं? अब देखिए महिलाओं को बना दिया, कई महिला का नाम तो लिखने नहीं आता है, तो उनको सलाह के लिए एक आदमी चाहिए ना जो बता सके जो मनरेगा क्या है, जीविका मिशन क्या है, ये मिशन क्या है, तो उसके लिए कौन है? पंचायत सचिव। उसी तरह प्रखंड प्रमुख, ये भी तो अनपढ़ गवार हो सकता है, तो इनके सहायता के लिए कौन होता है? सचिव कौन होता है? बीडीओ, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे हम लोग आम भाषा में बीडीओ कहते हैं। इसका मतलब है बीडीओ इसका सचिव है, प्रमुख सीनियर हुआ किससे? बीडीओ से। और जिला परिषद अध्यक्ष है, इसके सलाह के लिए भी चाहिए। इसके लिए बिहार में अगर जाइएगा तो कहते हैं डीडीसी, यानी उप विकास आयुक्त, ठीक है। कहीं सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, बिहार में लोग क्या कहते हैं? उप विकास आयुक्त, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, या डायरेक्ट आईएएस बना वो उसको बनाया जाएगा। नहीं तो जो आप बीपीएससी पास के प्रशासनिक सेवा में जाइएगा तो आप 20-25 साल जॉब करने के बाद इस पद पे आते हैं, जो कि आईएएस रैंक का होता है। तो ये इनका सचिव होता है। सचिव मतलब इनको सलाह देने के लिए। तो याद रखिए, तो प्रमुख याद रखिएगा, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत है जिसका हेड कौन होता है? मुखिया, और इसका सचिव सहायता देने के लिए, ये सरकार की तरफ से होता है। प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति संस्था है जिसका हेड कौन होता है? प्रखंड प्रमुख, इसके सहायता के लिए बीडीओ। जिला स्तर पे जिला परिषद है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला परिषद अध्यक्ष या प्रमुख कहिए, और इसके सहायता के लिए कौन होते हैं? ये तो आप जान ही रहे हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं बिहार में कितने जिला हैं और कितने प्रमंडल हैं? 9। जिला, प्रखंड, प्रखंड कितने हैं? 534। अनुमंडल और ग्राम पंचायत 8387, ठीक है, 8387। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये सब तो कुछ ज़्यादा नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है ये मुखिया सरपंच। अब आपको ये तो पता होगा जिन लोग का चुनाव मुखिया से ग्राम स्तर पर आते हैं। ग्राम स्तर पे क्या होता है आप देखे होंगे, कहा गया है जिस गांव में, जहाँ भी कोई गांव होगा तो वहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होता है कि नहीं? वार्ड सदस्य क्या है? जैसे जो भी गांव है उसको कई वार्डों में बांट दिया जाता है। जैसे मान चलिए, चलिए इसको हटा दे, इसको लिखा देंगे बाद में। वो हम लिखवा देंगे, अभी वैसे लिखवा देंगे, पहले आगे देख लीजिए। ये तो बस आपको समझाने के लिए है। अब देखिए, गांव है तो गांव को कई वार्डों में बांटा होता है, बटा है ना वार्ड में, गांव हो गया, गांव को कई वार्ड में बांट दिए। देखिए इसमें कहा क्या जाता है, जहां भी अगर 250 लोग होगा जहां भी, तो वहां आपको एक वार्ड नहीं, वार्ड भी एक गांव भी बना सकते हैं। जहां में मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ है ना, कई राज्य से जम्मू चले जाइए तो एक घर यहाँ है तो एक घर होगा 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ तो पूरा गांव में 250 लोग नहीं मिलता है कि नहीं? अब बिहार में जिस एरिया में हम लोग हैं यहाँ तो एक वार्ड में 500 लोग हो जाता है कि नहीं? लेकिन हम बिहार की बात करेंगे तो हमको पूरा एरिया देखना पड़ेगा ना। अब वहाँ हम 5000 लोग जोड़ने लगे, समानता हम लोग की तरफ क्या है, एक गांव में 8 से 10 हज़ार लोग रहता है एक पंचायत में। वही जमुई गया चले जाइए तो पूरा ब्लॉक में 10,000 लोग रहता है। एक घर यहाँ है तो एक घर होगा जाकर के शिवपुरी ढला के पास, दूसरा घर होगा आपको नया बाजार में। तो आप 250 लोग कैसे जुगाड़ कर पाइएगा? 5000 लोग। तो कहा गया है जो जहाँ 250 की आबादी है वहाँ पे क्या करना चाहिए? ग्राम सभा का गठन करना चाहिए। ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राम सभा। आज बताया गांव का प्रमुख मुखिया है, वार्ड का प्रमुख वार्ड सदस्य। पहले वार्ड कमिश्नर कहा जाता था, है कि नहीं? अब वार्ड सदस्य। तो एक होता है ग्राम सभा। कहा गया जिस क्षेत्र में अगर 250 से ज़्यादा लोग हो तो उसे ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। और ग्राम सभा का गठन
जो होता है तो ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा होता है। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होता है? अगर आपसे पूछा जाए आपके ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन है? दोनों हुआ, 18 वर्ष या मतदाता सूची में जिसका नाम हो। ग्राम सभा सदस्य उस गांव के वो सभी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो तो ग्राम सभा के सदस्य है। ठीक है, क्या आप लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं? 18 साल नहीं हुआ आपका तो आप नाम अभी नहीं है, नाम जुड़वा लीजिए तो आप सदस्य हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, कहा गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2007 में अगर 250 आबादी किसी गांव में है तो ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? सभी वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। ठीक है, तो सिंपल सा ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उस क्षेत्र के सभी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है और मतदाता सूची में उनका नाम है। और उस अधिनियम में कहा गया, 2007 के दिन में कहा गया है, साल में कम से कम 3 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। उस साल से महीने में कम से कम कितनी बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? 3 बार। लेकिन होता है, अगर ग्राम सभा की बैठक हो रही है तो बैठक जैसे मान चलिए 250 आबादी है तो बैठक कब शुरू होगा? कम से कम एक कोरम पूरा करना पड़ेगा। कोरम यानी गणपूर्ति। कब? कम से कम 1/20 सदस्य होना चाहिए वहां पे। कोरम समझते हैं आप लोग? अब इसी मामले में क्लास ले रहे हैं, कभी 50 विद्यार्थी हैं, लेकिन कभी कभी 4-5 विद्यार्थी हो जाता है तो क्लास छोड़ देते, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, कोई फायदा भी नहीं है पढ़ा के। उसी तरह कोई भी बैठक होगा तो उसके लिए गणपूर्ति होना आवश्यक है। कम से कम न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी गांव में 2000 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं ग्राम सभा सदस्य हैं? ग्राम सभा सदस्य कितने हैं? 2000। तो बैठक कब शुरू होगी? कम से कम उस बैठक में कितने लोग होने चाहिए? 100 लोग जरूर होने चाहिए। अगर 100 से कम हो तो बैठक स्थगित, बैठक नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन आइए। अगर 100 लोग हो गया, 101 हो गया तो बैठक हो जाएगा और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो गांव को मान्य होगा। ठीक है, गणपूर्ति मतलब कम से कम उतना व्यक्ति होने चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तो आपको याद रखिएगा, आपको पता है गांव स्तर पे मुखिया हेड होता है, वार्ड स्तर पे वार्ड सदस्य। ठीक है, कहा गया है हर जहाँ पे 250 से ज़्यादा आबादी होगी तो वहाँ ग्राम सभा का गठन किया जाएगा और ग्राम सभा की बैठक महीने में 3 बार होनी चाहिए। और इस बैठक के लिए कोरम की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1/20 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो बैठक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह वार्ड में भी होना चाहिए कम से कम। अगर और ये जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन बनेगा? सचिव का भी अध्यक्ष कौन बन सकता है? मुखिया। गांव का हेड भी बनेगा ना, इसका अध्यक्ष कौन बनता है? मुखिया। ये तो ग्राम स्तर पे है। उसी तरह वार्ड स्तर पे भी बैठक होती है, वार्ड स्तर पे भी बैठक होगी। ठीक है, वार्ड स्तर पे भी बैठक होगी और इस बैठक में गणपूर्ति कितना होना चाहिए? कम से कम 1/10 सदस्य या कम से कम 50 सदस्य। इसका अर्थ समझे? अब जैसे मान ली किसी वार्ड, क्या रुक गया?